अभी तक वॉर शुरू हुआ, एक लेवल तक छोटा मोटा कुछ चीजें हुई, वापस आकर वो थम गई। अच्छा। ये सीज फायर सिर्फ अभी ब्रेक है, अभी तो ये बहुत सी और चीजों को आगे दिखाने वाला है। और ये कितने टाइम में होने वाला है? देखिए, जून से लेकर सितंबर तक ये जो 4 महीने का जो पीरियड है, ये बहुत क्रूशियल है। जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ उसको हम सब ने देखा। ये स्थिति वापस बनेगी जब शनि वक्री होंगे। आप कभी भी इस चीज को देखना, जब जब भी अटैक हुए हैं ना, इंडिया के ऊपर अटैक हुए हैं या इंडिया ने अपना डिफेंस किया है, हमेशा जो भी लीडर रहा है, जो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर उस टाइम पे रहा है, उनकी कुंडली के जो प्लैनेट्स या महादशा होती है, वो कई बार हमारे ग्रहों से इंडिया की कुंडली से मैच करती है। अच्छा। 69 की बात करें, 71 की बात करें, 65 की बात करें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। इंदिरा जी की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो 71 में आप देखेंगे जो कुंडली में, भारत की कुंडली में जो दशाएं चल रही थी, काफी हद तक वो चीजें इंदिरा जी की कुंडली में भी थी। अच्छा। इस समय में मैं मंगल की बात करती हूँ, जो कि भारतवर्ष की कुंडली में सितंबर में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर मंगल की प्रधानता हो गई। मोदी जी की बात करते हैं, जो कि इस समय में हमारे लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली में मंगल की महादशा ऑलरेडी चल रही है। प्रॉपर्टी खंड खंड होने के चांसेस बना देगा और सही डिसीजंस होने नहीं देगा। 5 से 6 महीने का टाइम मोदी जी के लिए अगले साल में 2026 में थोड़ा मुश्किलों वाला हो सकता है, और वो भी स्पेशली अपने ही लोगों की वजह से। उसमें वो गठबंधन भी हो सकता है, उसमें अपने खुद के पार्टी के कुछ लोग भी हो सकते हैं। बार बार ये बोला जाता है कि परमाणु बम छोड़ देंगे या फिर परमाणु बम इंडिया में कर देंगे, जो भी XYZ है। क्या चांस लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, कैसा भविष्य में होगा? आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर हैं जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि 27 में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा या 27 में पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। और मोदी जी और योगी जी को लेकर भी बहुत सारे प्रिडिक्शन करते रहते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या किसी कंट्री की कुंडली देखी जा सकती है, किसी कंट्री के बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है? सारी बातों के लिए आज हमारे सामने है एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। अगर मैं इनके टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इनका टोटल जो एक्सपीरियंस वो 18 सालों का है। 18 सालों से लोगों के ये सिखा भी रही हैं और लोगों की कुंडली भी देख रही हैं। इसके साथ ही साथ इनको जो एक्सपीरियंस मिला है वो इनके पूर्वजों से मिला है। इनके जो फोर फादर थे वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, उसी चीज़ को ये आगे लेकर आई हैं और लोगों को, आज भी लोगों को उनकी कुंडली देख रही हैं, उनके भविष्य बता रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला मैम, मेरा यही क्वेश्चन रहेगा। सोशल मीडिया पर मैं आज देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी मतलब प्रेडिक्शन कर देते हैं कि मतलब अभी 6 जून को लेकर कभी प्रेडिक्शन हुई थी, 2027 को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान कई सारे टुकड़ों में हो जाएगा। तो इन बातों में क्या सच्चाई है? जी, बहुत सच्चाई है, क्योंकि एक पॉडकास्ट या बहुत से वीडियोस हमने खुद ने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाले हैं, अपलोड किए हैं। इसमें इस हद तक की सच्चाई पूरी है कि 2025 में बहुत अच्छा साल ये नहीं कहा जा सकता। जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, अगर हम मंगल की बात करें तो नंबर्स के हिसाब से मंगल का साल है, लेकिन संवत्सर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ राजा है सूर्य, मंत्री भी सूर्य, यानी कि सूर्य का दबदबा इस पूरे संवत्सर पर, पूरे साल अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल 26 तक रहेगा। क्योंकि मंगल का गोचर इस प्रकार से इस साल में होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस साल में शनि ने, राहु केतु ने, गुरु ने, सबने गोचर किया, यानी कि एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गए हैं। तो 2025 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 29 मार्च से लेकर जब शनि मीन राशि में आए हैं, तब वहां आपने बहुत बार सुना होगा कि 6 ग्रह एक ही राशि में थे, मीन राशि में, एक एक कर वो अलग अलग हुए हैं। तो इसमें से अब जब मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल का ये जो 6 जून का जो गोचर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले पिशाच योग बना हुआ था, और ये क्यों बनता है? जब शनि और राहु एक ही साथ में होते हैं, एक ही राशि के अंदर एक साथ बैठे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पिशाच योग। तो ये अच्छा नहीं माना जाता। किसी की कुंडली में अगर बना होता है या इस समय में गोचर में बना हुआ था, तो उसकी सबकी जो रिजल्ट आए, जो उथल पुथल हुई, सबके सामने है। अब 6 जून की अगर हम बात करते हैं तो मंगल की प्रधानता अब से शुरू होती है। अब से 6 जून के बाद जी। मंगल किस चीज का कारक है? ये उत्साह का कारक है, ये वॉर का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, ब्लड का कारक है, एग्रेशन का कारक है, गुस्से का कारक है। ये डिफेंस भी है, ये आक्रामक करने वाला, एक अपने आप को अटैक करने वाला भी एक प्लैनेट है।
मींस ये अटैक भी करवाएगा, ये डिफेंस भी देगा। ये किसी की कुंडली में अगर हमें प्रेडिक्शन देखनी हो तो भी हम इसी हिसाब से देखते हैं, डिपेंड करता है कि क्या प्लेसमेंट है, कैसी प्लेसमेंट है। अब यहाँ 6 जून की बात करते हैं। पिछले कई महीनों से मंगल काफी समय से, जबकि हर महीने गोचर करते हैं, लेकिन लंबे समय से ये कर्क राशि में ही रह रहे थे, जहां पर ये नीच के हो जाते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी प्लैनेट जब नीच राशि में चलता है, या उस राशि का तत्व क्या है, तो ये है जल तत्व। 4 नंबर की राशि जो कर्क है वो जल तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व का प्लैनेट अगर जल में आकर बैठेगा तो वो अनकंफर्टेबल तो रहेगा ही, अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाता। तो अभी तक वॉर शुरू हुआ, एक लेवल तक छोटा मोटा कुछ चीजें हुई, वापस आकर वो थम गई, जिसको हमने सीज फायर का नाम दिया हुआ है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या सीज फायर ही कंटिन्यूसली ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब इसका जवाब मेरा होगा कि नहीं। अच्छा, ये सीज फायर सिर्फ अभी ब्रेक है, अभी तो ये बहुत सी और चीजों को आगे दिखाने वाला है। और ये कितने टाइम में होने वाला है? देखिए, जून से लेकर सितंबर तक ये जो 3 महीने 4 महीने का जो पीरियड है, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें बहुत सी चीजें होने वाली हैं। मंगल की स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ तो 51 डेज, ये ऐसे ऐसे काम आप देखेंगे समाज में होते हुए, पूरे देश में होते हुए, इवन पूरे दुनिया में होते हुए, जो कि आगे चलकर भी जिनका इम्पैक्ट रहने वाला है। नॉट बिकॉज ये तो हर साल ही ऐसे होते हैं, गोचर तो मंगल का गोचर कर्क से निकलकर सिंह में हर साल होता है। लेकिन नक्षत्रों की बात करें और साथ में जो शनि की जो युति राहु के साथ पिछले कुछ समय में रही, उसकी अगर हम बात करें और नंबर्स के हिसाब से बात करें, संवत्सर के राजा की बात करें, इन सब चीजों को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस साल में ऐसा स्पेशल क्या है। तो उस हिसाब से ये बताया जाता है कि अगर ये 6 जून से लेकर अक्टूबर एंड तक, जो सितंबर का जो एंड तक है और अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक रहेगा, तब तक ये समय बहुत सी ऐसी चीजों को दिखाने वाला है जिसका इम्पैक्ट आज कल या 2-4 महीने तक नहीं, कई सालों तक देखने को मिलेगा। उसमें अच्छी और बुरी सभी तरह की चीजें हैं। मतलब आपके जैसे कि आप जो बता रहे हो उससे मुझे ये इशारा मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में फिर दोबारा कुछ कोई ऐसे कुछ एक्शन होने वाले हैं। जी। अच्छा, तो उसका एक और रीजन भी है, नॉट ओनली मंगल। अब यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट को अच्छे से समझते हैं। मंगल सिंह राशि में तो आ ही गया, जो कि अपने आप में अग्नि तत्व की राशि है, मींस आग है, फायर एलिमेंट है, और मंगल अपने आप में फायर एलिमेंट है। दोनों का समावेश जब होगा तो फायर ही तो प्रोड्यूस होगी। इसके साथ में केतु यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, केतु की युति मंगल के साथ, और सामने कौन है, राहु, ऑलरेडी कुंभ राशि में। तो ये जो तीनों का समावेश हो गया ना, तो इसने अंगारक योग बना दिया, विस्फोटक योग जिसको भी हम कहते हैं। मींस यहाँ पर आग से रिलेटेड कई हादसों का होना, वो चाहे वॉर की फॉर्म में हो, अटैक की फॉर्म में हो, दुनिया समाज में आगजनी के बहुत सारे ऐसे हमें घटनाएं सामने आ जाएं, कहीं पर अचानक से आग लग गई है, बड़े वनों में, जंगलों में आग लग गई है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार देखने को, सुनने को मिलेंगी। घर के अंदर, जिसके घर के अंदर या किसी की कुंडली के अंदर अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, राहु की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, तो उनके घरों में शॉर्ट सर्किट होना, या अगर घर में आपकी साउथ डायरेक्शन ठीक नहीं है, वहां पर ऐसी चीजों का होना, ये चीजें सब कुछ इंटरकनेक्टेड हैं। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है, 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब वापस वैसी स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी जो शनि और राहु की जो युति बनी थी 29 मार्च से। 29 मार्च को शनि ट्रांजिट जी, जब 29 मार्च को जब शनि ने गोचर किया था मीन राशि में, जहां पर ऑलरेडी शुक्र भी थे, राहु भी थे, तो यहाँ पर जो ये पंचग्रही योग बना था, जिसमें से 6वें चंद्रमा थे जो कि अगले दिन निकल गए थे, तो 6 ग्रहों की युति बनी। उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख रहे हैं। जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ उसको हम सब ने देखा। ये स्थिति वापस बनेगी जब शनि वक्री होंगे, उसका इम्पैक्ट यहाँ फिर से देखने को मिल जाएगा। अब इस चीज को भी जैसे वापस बनेगी तो किसी और फॉर्म में भी तो हम रिजल्ट दे सकते हैं। जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान में ही देखें, ये चीज थोड़ा सा समझने वाली है। देखिए, जब ना हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इन दोनों ही कंट्रीज की कुंडली भी आती है। उसके बिना तो कोई बात ही नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी में तो आप कुंडली के बिना चलते ही नहीं है, प्लैनेट्स के बिना। तो यहाँ पर इंडिया की कुंडली को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी अब कनेक्शन है कि जो इंडिया को रूल करने वाले हैं, मींस जो यहाँ के प्रधान है, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। आप कभी भी इस चीज को देखना, जब जब भी अटैक हुए हैं ना, इंडिया के ऊपर अटैक हुए हैं या इंडिया ने अपना डिफेंस किया है, हमेशा जो भी लीडर रहा है, जो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर उस टाइम पे रहा है, उनकी कुंडली के जो प्लैनेट्स या महादशा होती है वो कई बार हमारे ग्रहों से, इंडिया की कुंडली से मैच करती है।
अच्छा। 69 की बात करें, 71 की बात करें, 65 की बात करें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। इंदिरा जी की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो 71 में आप देखेंगे जो कुंडली में, भारत की कुंडली में जो दशाएं चल रही थी, काफी हद तक वो चीजें इंदिरा जी की कुंडली में भी थी। अच्छा। इस समय में मैं मंगल की बात करती हूँ, जो कि भारतवर्ष की कुंडली में सितंबर में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर मंगल की प्रधानता हो गई। मोदी जी की बात करते हैं, जो कि इस समय में हमारे लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली में मंगल की महादशा ऑलरेडी चल रही है। ठीक। अब यहाँ पर मंगल प्रधान जब हो जाता है तो ऐसे में हमने पहले ही बात की कि अटैक और डिफेंस, लड़ाई झगड़े, आक्रोश, ये सब चीजें तो होनी ही है, वो चाहे दुनिया समाज की बात करें, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें। अब यहाँ पर जब कुंडलियों को हम लोग एनालिसिस करने ही लगे हैं, तो हम यहाँ पर एक और समझने की बात है, पाकिस्तान की कुंडली, हम लोग इंडिया की कुंडली के बारे में बहुत बार बात करते हैं, बट पाकिस्तान की कुंडली को भी इतना भी कम नहीं आंकना चाहिए। उसका एक रीजन है, क्योंकि उसके 4th हाउस में 3 से 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं। अब जैसे आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक या फिर उसका कुछ ऐसा कि वो हिस्सों में बट जाए, तो यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो 2nd और 7th हाउस, ये 2 ऐसे हाउसेज होते हैं जिसको हम लोग मार्केज की संज्ञा देते हैं, और ये पाकिस्तान की कुंडली में बनता है शुक्र, जो कि अंतरदशा चल रहा है। अंतरदशा में चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, और उसमें बुध की प्रत्यंतर दशा पाकिस्तान की कुंडली में चल रही है, और बुध है षष्ठेश और तृतीयेश, जो कि 4th हाउस में, यानी कि चौथा घर किसका है? आपका माता का, सुख का तो है ही, जो पर्सनल कुंडली में देखा जाता है। यहाँ अगर देश की बात होती है तो उसका जो लैंड है, यहाँ पर उसकी जो भूमि है, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर जब षष्ठेश और तृतीयेश, यानी कि तीनों ही दोनों ऐसे हाउसेज हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, इनका लॉर्ड आकर जब आपके 4th हाउस में बैठेगा तो यहाँ की ग्रह शांति तो भंग होगी ही, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होंगे, प्रॉपर्टी खंड खंड होने के चांसेस बना देगा, और सही डिसीजंस होने नहीं देगा। अच्छा, तो ये योग बन कब रहे हैं? 27 में बन रहे हैं, 26 में बन रहे हैं? देखिए 25th में भी ये चांसेस बनेंगे, और यही बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पाकिस्तान को इतना हल्के में भी हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की कुंडली में मंगल की महादशा अगले साल 2026 में शुरू होने वाली है। मंगल अगर इंडिया के लिए सपोर्टिव है तो थोड़ा सपोर्टिव पाकिस्तान के लिए भी है, ऐसा नहीं है। तीसरे घर में उनके मंगल बैठता है, और भारत की कुंडली में 2nd हाउस में है, तो अपना डिफेंस तो हम पूरा कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो तीसरे घर में मंगल बैठा हुआ है। तीसरा घर पराक्रम का है, विशेष का है, जो चाहे उसको जिद से पूरी करने का है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि 2025 में होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें 2026 में देखने को मिलेगा। यही सेम चीजें मोदी जी के लिए भी अप्लाई होंगी। 2026 में उनकी मंगल में केतु की जब अंतरदशा चलेगी ना, तो उनके खुद के जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ षड्यंत्र या उनके किए गए कामों में कमी निकालना, ये वो बात है जो कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान को इतना भी हल्के में ना लें। बेशक से उसकी इकोनॉमी, वो उनके खुद के कर्म है जिस वजह से ये सब चीजें उनके साथ हो रही हैं। वहाँ के जो, अगर मान वहाँ का जो प्रशासन है या वहाँ के जो भी हुक्मरान है जी, उनकी वजह से वहाँ की दुर्दशा है, क्योंकि वो सोचते हैं इंडिया के लिए, ये वॉर के लिए सोचते हैं, वो केवल नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाए। सीधी सी बात ये है। अगर यही चीजें वो पॉजिटिव चीजों में सोचें, अपने इकोनॉमी को, अपने मैन पावर को अगर उस तरफ लगाएं, तो क्यों नहीं वो ग्रो करेंगे। यही तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का डिफरेंस है। अभी आपने बताया था कि सोचते इंडिया के लिए बुराई है जी। अभी जब ही सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद बहुत सारी धमकी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम के लिए। जी जी। बार बार ये बोला जाता है कि परमाणु बम छोड़ देंगे या फिर परमाणु बम इंडिया में कर देंगे, जो भी XYZ है। क्या चांस लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? कैसा भविष्य में होगा? जी नहीं होगा। स्ट्रेट अवे आंसर नो, नहीं होगा। नहीं। क्या मतलब अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता हो कि मान लीजिए बार बार धमकी दे रहा है, शायद कभी ऐसा हो जाए तो? नहीं होगा, क्योंकि एक सोचने समझने की बात है। पहली बात तो ग्रहों की स्थितियां युद्ध के हिसाब की जरूर बनती हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, इसमें और जो देश हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। केवल ये 2 देशों का वॉर नहीं रहेगा, इसमें बहुत से अभी भी शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर की तरफ चलेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर है नहीं है, होगा नहीं। 27 तक ऐसी ही सिचुएशंस बनती रहेंगी बार बार, क्योंकि ग्रह ऐसे मूव कर रहे हैं इस बार, ऐसी ट्रांजिशंस हो रही हैं और ऐसे नक्षत्रों में हो रही हैं कि जो वॉर की सिचुएशन वो बार बार बनाएंगे। अभी भी अगर देखा जाए 2-3 कंट्री में अभी भी वॉर चल रहा है, जैसे कि इजराइल की बात करो, वहाँ चल रहा है।
अगर मैं इधर रशिया की बात करूँ, यूक्रेन रशिया यूरोपियन कंट्रीज में तो वैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी एक बार बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। वहां पर वॉर, सिविल वॉर भी हो सकता है, वहां पर वर्ल्ड वॉर की तरह सिचुएशन उनके आपस में भी उनके बैठेगी ऐसी सिचुएशन कि वो लोग आपस में बहुत सारी चीजों को फेस करेंगे। लेकिन इंडिया के लिए इतना बुरा वक्त नहीं है, और स्पेशली सितंबर ऑनवर्ड्स तो वैसे ही नहीं है। इंडिया जैसे कि अभी डेवलपिंग कंट्री, मतलब अभी विकासशील देश है, जी। विकसित कब हो पाएगा? आपको मैंने यही बताया ही है 28 बहुत दूर नहीं है। मैं भी यही होंगी, आप भी यही होंगे, जनता देखने वाली भी यही होगी। 28 बहुत दूर नहीं है, आप 28 तक आने तो दीजिए। इवन कई लोग तो अपने वीडियोस में ये चीज भी कह देते हैं कि शायद 26 में 27 में कल की अवतार हो चुका है, वो विनाश ही हो जाएगा, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल की अवतार इतना आसान नहीं है, कलयुग का अंत होना इतना जल्दी नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर। अब 28 में हमारा भारत विकसित हो चुका होगा काफी हद तक। एक नहीं, कई सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ चुके होंगे। इस 25 के एंड तक भी आप देख लेना, नई नई टेक्निक्स हर एक फील्ड में। नॉट एआई तो बहुत प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम अपनी खुद की इकोनॉमी की बात करें, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, 25 के एंड तक आप देखना इन चीजों में कितनी डेवलपमेंट हो जाती है या कितनी प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, अब हाँ, 26 के स्टार्टिंग तक अगर मैं ये जनता ये भी जानना चाहेगी कि क्या शेयर मार्केट में कुछ उछाल आएगा क्या, तो 25 का तो पूरा साल अप डाउन वाला ही है, और अभी तक गया भी है, और ये पूरा साल ही ऐसा है। तो बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट की राय मैं किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ, 26 में आप जरूर इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, वो भी फर्स्ट हाफ के बाद, जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो 3 महीने स्टार्टिंग के होंगे, उसके बाद आप बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी पूरी जानकारी के साथ। ठीक है, अब थोड़ा मैं राजनीतिक भी बातें कर लेता हूँ। मोदी जी के बारे में भी काफी कुछ बताया जाता है कि अगले टर्म में मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर जो अभी जो गठबंधन की सरकार है, अभी मतलब जो बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है, वो भी बताते हैं कि ये गिरने वाली है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए, मैंने आपको बीच में बताया था कि 2026 में मंगल में जब केतु आएगा तो इनके लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम होगा। 5 से 6 महीने का टाइम मोदी जी के लिए अगले साल में 2026 में थोड़ा मुश्किलों वाला हो सकता है, और वो भी स्पेशली अपने ही लोगों की वजह से। उसमें वो गठबंधन भी हो सकता है, उसमें अपने खुद के पार्टी के कुछ लोग भी हो सकते हैं। मीन्स क्लैरिटी नहीं होगी कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए। जो इलॉजिकल चीजें होती है ना, उन चीजों को लेकर ब्लेम करना। तो 2025 में जो उन्होंने काम किए होंगे वो होंगे बहुत अच्छे, जिसका रिजल्ट हमें देखने को बहुत बेहतरीन मिलेगा, लेकिन उन्हीं चीजों को लेकर 2026 में कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, बिना सोचे समझे किया। 26 में होने वाला है। 26 में। और उसका एक रीजन आपको मैंने जैसे पहले कहा, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में 2026 में मंगल की महादशा शुरू हो रही है, तो ये भी एक रीजन बनेगा कि वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पर इस तरह से अटैक करे, या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट में बिछाए कि उनको किसी ना किसी तरह से ब्लेम उनके अगेंस्ट में करना, जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठाना, और कई बार तो अपने खुद के लोगों की तरफ से। तो ये सिचुएशन उनको 5 से 6 महीने है जो फेस करनी पड़ सकती है 2026 में। ठीक है, एक चीज मोदी जी के बारे में एक चीज और मैं नोटिस करता हूँ, जब से वो सत्ता में आए हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला, तब से अभी तक सत्ता में ही है। अगर वो गुजरात के सीएम बने थे पहली बार, जब से वो सीएम बने उसके बाद डायरेक्ट पीएम बने, और जब से पीएम बने अभी तक पीएम है। तो मतलब कुंडली में ऐसा कुछ कोई नया उनकी में मतलब है क्या है, मतलब कुछ अलग है उनकी कुंडली और आम लोगों से? उनकी कुंडली में ना लग्न के अंदर ही स्वग्रही मंगल और साथ में नीच राशि का चंद्रमा। ये मैंने वर्ड इसलिए यूज किए क्योंकि जो आम जनता इसको कैसे कनेक्ट करे, या जो लोग सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी को वो कैसे समझेंगे इस चीज को। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि चंद्रमा तो नीच राशि का इनके लग्न में बैठा है, तो कैसे उन्होंने ऐसी प्रोग्रेस कर ली। देखने की बात ये है, इनका लग्नेश ही मंगल है, और वो 8 नंबर का, यानी कि जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं ना, तो ये अपने आप में बहुत सी चीजों को सॉल्व करने वाले होते हैं और अपने राज को एकदम से उजागर नहीं करते। ये वो अग्नि है जो एकदम से ब्लास्ट नहीं करती है, जैसे कि मेष राशि। ये अग्रेशन होगा तो तुरंत दिखाएंगे, लेकिन वृश्चिक राशि उसको तरीके से दिखाएगी कि क्या सही रास्ता होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से अपनी बात को रखना। तो ये सामंजस्य जो है वो मोदी जी के अंदर साफ साफ देखने को मिलता है। साथ में चंद्रमा बैठे हैं, बेशक नीच राशि के होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनका नीच भंग होता है वो पूरी बढ़िया तरीके से, क्योंकि खुद के घर के मंगल होने से वो चंद्रमा का नीच भंग कर देते हैं। और चंद्रमा कौन है इनके? नवमेश, यानी कि भाग्येश,
जो भाग्य के स्वामी हैं वो लग्न में जाकर जब बैठते हैं तो XYZ आप कोई काम करेंगे अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है तो वो हमें 1+1 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं योगी जी की भी बात कर लेता हूँ जी। मतलब योगी जी को मोदी जी का उत्तराधिकारी लोग मानते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, बताते हैं कि योगी जी एक न एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी की जगह लेंगे। तो उनके हिसाब, आपके हिसाब से उनकी कुंडली क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये बात सही होने वाली है। और इसका कुछ टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको कहा कि 28 तक तो मोदी जी अपना टर्म लेंगे ही, लेकिन बहुत जगहों पर मैंने भी सुना है कि नहीं, वो 2026 में ही रिजाइन करने वाले हैं। उसका ये एक रीजन रह सकता है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि उनके लिए एक थोड़ा सा हार्ड टाइम आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो रिजाइन कर ही देंगे, अपना टर्म पूरा करेंगे। नेक्स्ट टर्म में जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें मोदी जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप श्योर हैं? काफी हद तक। देखिए, ईश्वर तो है नहीं हम भी। नहीं, प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं। जो ग्रहों की जो गणना है उस हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मोदी जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी तरफ से ही वो एक ऑफर रखेंगे योगी जी के लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी 75+ हो चुके हैं मोदी जी। जी। तो वैसे भी बीजेपी में एक रूल्स रेगुलेशन है कि 20 जो भी 75+ हो जाता है उसके आगे के चुनाव नहीं लड़ाते, तो शायद ये भी हो सकता है कि ये भी रीजन बने। लेकिन जो ग्रहों की चाल, जो मैंने इन दोनों की कुंडलियों को जो एनालिसिस किया है, भारत और पाकिस्तान की कुंडली को जो मैंने एनालिसिस किया है आपके पॉडकास्ट में आने से पहले, वो सब ये गणना यही कहती है कि अगले टर्म में मोदी जी खुद भी, क्योंकि जो 2026 का जो टाइम पीरियड आएगा ना, वो एक गहरी छाप छोड़ेगा। ये भी एक रीजन बनेगा कि वो अगले टर्म में ना हो। आपने वैसे इंडिया के लिए 4-5 साल या 28 तक की काफी चीजें बताई जी। अगर मैं आने वाली 10 सालों की बात करूं तो क्या हम देखते हैं इंडिया को लेकर? मैंने आपको पहले ही कहा 2028 तक वैसे ही बहुत सी चीजें बेटर वे में चेंज हो चुकी होंगी। ठीक है। और अगले 10 सालों की अगर मैं बात करती हूँ, अगर योगी जी 101% यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आते हैं, मेरे हिसाब से 99% है, 1% क्योंकि ईश्वर के हाथ में है चीजें। तो अगर ये हो जाता है तो फिर आप 10 साल के अगले कई सालों तक के लिए आप सोच कर रखिएगा कि फिर इंडिया को कोई पछाड़ने वाला है नहीं। ठीक है। प्लैनेट के नीच होने से या कमजोर होने से वो कम है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, उस एलिमेंट को मुझे कैसे बैलेंस करना है ये एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएगा। ठीक है। अब मतलब ये सारी चीजें ये कुंडली बताती है कि कौन सा तत्व कम है या नहीं है जी, ये आपकी कुंडली बताती है। ठीक है। वैसे पर्सनल इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ इसी क्वेश्चन में। जैसे मेरे अक्सर रोज किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से बात होती ही रहती है। ठीक है, कभी कंसल्टेंसी, मतलब कभी मार्केटिंग के लिए या कभी जैसे कि पॉडकास्ट के लिए जी। मैं अक्सर सबसे यही सवाल पूछता हूँ, यू आर द, मतलब आप ऐसे पहले एस्ट्रोलॉजर हैं मेरे सामने जिन्होंने मतलब इतने संतुष्टि से आप मेरे लिए मतलब ये जवाब दिया है, काफी कुछ मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, किसी को भी नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, अपने अपने फील्ड में जिसको नॉलेज होगी वो आपको उनकी 2-4 मिनट की बातों से पता चल जाएगा कि इनको नॉलेज है और ये चीजों को पकड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से ग्रह भी अपना काम करते हैं। एक और सोशल मीडिया पे बहुत रूमर होता है, क्योंकि ये आया है आफ्टर कोरोना, कई सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, बताते हैं, और ये भी रूमर फैलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर मतलब कुछ फेक भी हैं, कुछ रियल भी हैं। अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि आप 20 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है और जो भी आपने सीखा है अपने पूर्वजों से, मतलब आपके जो फोर फादर हैं वहां से आपने ये नॉलेज ली है, आपके हिसाब से मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लो उसको लग रहा है कि मुझे अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, तो वो कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ एक राइट फिट पर्सन है, मुझे इसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा हो कि सामने वाला मेरा ये मिसयूज कर ले, इस चीज पे हम कैसे? ये चीज बहुत ज्यादा आज की डेट में हो रही है, जिस बात का अफसोस हमें भी खुद भी होता है कि अगर हम कोरोना की बात करते हैं, उस टाइम पर जो सिचुएशंस बनी, आपने देखा होगा कि वेबिनार्स बहुत होते हैं आजकल। 99 रुपीज में आप 3 दिन का वेबिनार अटेंड करें, हम आपको प्रकांड विद्वान बना देंगे। पॉसिबल है ऐसा? मैम, मैं जैसे एज ए मार्केटर मैं बताता हूँ, 99 बोल रहे हैं, मैंने 9 में भी देखा है, और इस टाइम पर ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो खुद भी एस्ट्रोलॉजी नहीं करते मैं आपको, लेकिन वो सिखाते हैं। किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन मैंने खुद, क्योंकि देखिए जिसको नॉलेज है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि उनकी बातों से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि उनको कुछ ज्ञान है या नहीं है। जो हम लोग खुद भी वीडियोस देखते हैं,
तो कुछ चीजें जब हमारी टीम हमारे पास लाती है, जी मैडम आजकल का ये हॉट टॉपिक है, ये ट्रेंड है, आप थोड़ा इसको भी देखो, उसको देखो, तो उन चीजों से हमें आइडिया लग जाता है कि इनको ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंडिंग वीडियो है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, मार्केटिंग है, तो वो उसके ऊपर वीडियोस बनते हैं। अब एक फेस वैल्यू की बात होगी। अब एक बात अगर आपको मैं बताऊं बिना किसी का नाम लिए, कुछ लोगों को मैंने देखा मेल फीमेल जो कि बहुत आज के डेट में टॉप पर पहुंच चुके हैं, और एस्ट्रोलॉजी के नाम पर शायद उनको ए से लेकर एस तक में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद एस्ट्रोलॉजी आती है, लेकिन उन्हें मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग आती है। और हम जैसे लोग, ये मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ, हम जैसे लोग जिनको ज्ञान भी होगा, हम कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट बहुतों से बेहतर है, बिकॉज ये ज्ञान मैंने किसी वेबिनार में नहीं सीखा, मैंने अपने फादर से सीखा। और फेसबुक पे जो हमारा एक पेज है जिसमें बहुत सारे 2.5-3 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरे फादर को, वो लोग सब जानते भी हैं। यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज उनके हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें उनका कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो तो प्रकांड विद्वान है। उनसे मैंने बचपन से उनके साथ में मैं रहकर उनके साथ सीखा ये सब कुछ। मेरे जो दादाजी थे वो वैद्य थे, और वो नाड़ी देखकर ही बहुत लोगों की प्रेडिक्शंस कर देते थे। फेस रीडिंग उनकी इतनी गजब की होती थी कि जिन लोगों के पास पहले टाइम में कुंडलियां नहीं होती थी, कब बच्चा पैदा हुआ है कोई नोट भी नहीं करता था, तो उनकी वो केवल बॉडी लैंग्वेज से, फेस रीडिंग से ही उनके बारे में बता देते थे कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन ना बार बार ये आता है कि पहले टाइम में लोग इतना एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे जितना आप करने लगे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या पहले के लोग खुश नहीं थे? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मान लीजिए अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उसके बारे में वो थॉट भी नहीं आएंगे। सोशल मीडिया ने एस्ट्रोलॉजी को, जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन, हमारे लिए क्या मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में, ठीक है। और उसके थ्रू एस्ट्रोलॉजी की, अब इतने एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, वीडियोस भी आ रही है तो हम देखते हैं, तो कभी कभी अब हर एक किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस चलता है, ग्राफ तो चलता है, इक्वल तो नहीं चल सकती लाइफ, तो ना फील आता है चलो मुझे शायद मेरे टाइम से नहीं, चलो मुझे दिखवा लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा भी कुछ लगता है। इसके ना 2 रीजन है। हाँ। जो एक आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन पहले हमें ज्यादा जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थी नहीं, ना ही एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा होते थे, अब तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, रियल अभी भी कम है, रियल अभी भी कम है, जिनको नॉलेज है एग्जैक्टली वो कम है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है यहाँ पर समझने की, पहले टाइम में ना कुछ हमारे परिवारों के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे थे, हमारे रीत रिवाज ऐसे थे, जो कि हमें बहुत ज्यादा प्लैनेट्स को स्टडी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले के टाइम में आपने नोटिस किया होगा, जब हमारे दादा परदादा की हम बात करते हैं ना, तो किचन के अंदर खाना खाया जाता था, पूरा परिवार, एक तरफ मम्मी दादी हमारी खाना बनाती रहती थी और वो साथ में सब पूरे परिवार को वो सर्व करते थी। ये चीज आज की डेट में हो सकती है? कोई करता है? नहीं, शायद नहीं। आप ये नोट करना, अब्रॉड के जो लोग हैं ना, जो बाहर विदेशों के जो लोग हैं, उनकी बड़ी सी किचन होती है, और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में उनका डाइनिंग टेबल किचन के अंदर होता है। मतलब इतना बड़े उनका किचन, इतना बड़ा डिफरेंस है। हम लोग अपनी जो संस्कृति है ना उसको छोड़ते जा रहे हैं, बाहर के लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसका रीजन आपको मैं बताती हूँ, ये एक ही चीज से पब्लिक कनेक्ट कर लेगी। पहले के टाइम में एस्ट्रोलॉजी को इसलिए भी ज्यादा नहीं माना जाता था या फॉलो किया जाता था क्योंकि रीत रिवाज हमारे ऐसे थे, जरूरत पड़ती ही नहीं थी। किचन के अंदर खाना खाने से आपका राहु मजबूत हो जाता है। आज की डेट में कोई भी इंसान ऐसा करता नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज्यादा यूज और वो चीजें इम्पैक्ट बढ़ चुका है, तो राहु तो आपका बिगड़ना ही है। और राहु क्या है? आज की इस डेट की अगर हम बात करते हैं तो कलयुग का राजा है ये राहु। आप इसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया, मार्केटिंग टूल्स, कैमरा, इसीलिए पहले के टाइम में ना बिजली हुआ करती थी, है ना ही लाइट, पंखे, एसी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते ही नहीं थे, फोन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चीजें जो है वो राहु की देन है। ये जो नए नए आविष्कार होते हैं ना, ये आप क्या समझते हैं, ये साइंटिस्ट तो हैं ही, उन साइंटिस्ट की कुंडलियों में आप देखना मंगल और राहु की पोजीशन सबसे बेस्ट मिलेगी, उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव मिलेगा। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर की बात करनी है, अच्छे साइंटिस्ट की बात करनी है, तो उसका 8th हाउस को सबसे पहले देख लीजिए, गारंटीड। अगर वो एक्टिवेटेड ना हो या उसका जो भी लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में ना हो, तो आप मुझे किसी तरह का चैलेंज दे सकते हैं। जिसका राहु अगर 11वें हाउस में हो तो जी, उस इंसान की ना इनकम अच्छी होती है, लेकिन यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 कोई भी हो सकती है। वो साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना सकता है, लेकिन वो इनकम अच्छी करेगा। राहु उसको देगा, जिसको हम कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ कर जब देता है इंसान को भगवान, तो फिर क्या होता है, तो वो देने वाला इस कुंडली के हिसाब से राहु होता है 11th हाउस का। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जिसका भी कुंडली के अंदर एकादश में यानी कि 11th हाउस में राहु बैठेगा, वो 5th हाउस को भी देखेगा।
5th हाउस क्या है? शायद लव। आपके लव अफेयर्स भी हैं, आपकी एजुकेशन भी है, आपके बच्चे भी हैं, शेयर मार्केट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों से आपकी दूरी बनेगी। साथ ही साथ में वो आपके 7th हाउस को भी देखेगा, जो कि आपके शादी का है, आपके बिजनेस का है। तो यहाँ पर वो बिजनेस में 2 नंबर ऐड कराएगा। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस थोड़ा और पीड़ित हुआ, क्योंकि राहु की दृष्टि तो आई गई, लग्न में भी अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है या कहीं से शनि भी अगर उसको देख ले, तो ये शादी चलने ही नहीं देगा। अच्छा, एक चीज यही बता दो, ये मैंने पूछा क्यों, क्योंकि मेरा कुंडली में जो मेरा राहु है वो 11वें हाउस में है। और बाय डिफॉल्ट जो भी मतलब शादी, अभी मेरी रिसेंट शादी हुई है और मेरे तो ठीक ठाक चल रही है। आगे ऊपर वाला देखिए, किसी भी ग्रह का ना सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट कब देखने को आता है? हाँ। जब उसकी महादशा चलती है। राहु की महादशा अगर आपकी कुंडली में जब भी चलेगी, इसके ये सारे जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको, उनको सबको एक एक चीज को आप आजमा कर देख लेना। अगर महादशा हो ही ना या अंतर्दशा में भी ना हो, तो फिर वो सब चीजें देखने को मिलेंगी नहीं ज्यादा। हाँ, जो बेसिक उसका नेचर है वो आपको जरूर देता रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि कैसे पहचान पाएं कि अगर कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी के पास जा रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि वो राइट फिट है या सही पर्सन है? देखिए, जैसे आपको मैंने कहा ना कि जैसे ही आप किसी इंसान से बात करना शुरू करते हैं ना, 1 या 2 मिनट के अंदर आपको आइडिया लग जाता है कि इनको कितनी नॉलेज है। जब भी आप उनसे कनेक्ट करें, तो ये देखें कि वो आपके बारे में कितनी जानकारी दे पा रहे हैं, कितना आपके बारे में वो बता पा रहे हैं। उसके बाद अगर वो डायरेक्टली सीधे वो रेमेडीज पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ आपको ये स्टोन भी पहनाना है, बड़ी पूजाएं भी करनी है, आपको इतना इतना पैसा लगेगा, तो सिंपली एक इनकम उनके पास आनी चाहिए, इतना अमाउंट, सो अमाउंट उनके पास आना चाहिए। तो बस वो इतनी अगर आपसे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सिर्फ पैसा कमाना है उनको। ठीक है। और जैसे आपको मैंने कहा, एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेगा, आपको बड़ी जेन्युइनली, बड़ी हम्बली आपको आपके बारे में बताएगा, आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा भी, और आपको बहुत इजी रेमेडीज देगा। बहुत ज्यादा जब जरूरत होती है कुंडली के अंदर, तभी हम लोग भी स्टोन या कोई बड़ी पूजा रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल रेयर केसेस में। अब जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ है तो कीमोथेरेपी उसको लेनी ही पड़ेगी, उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी को वायरल फीवर हुआ है तो एंटीबायोटिक से काम चल जाएगा। यही हमारी रेमेडीज होती हैं। अगर समस्या थोड़ी है, फॉर टाइम बीइंग है, तो आप मंदिर जाओ, आप घर में ही बैठकर मंत्र जाप करो, आप हनुमान चालीसा करो। इस प्रकार की रेमेडीज हमारी रहती है। ठीक है। अब यही मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है जी। कुंडली के हिसाब से आपने रेमेडीज की बात करी कि रेमेडीज से शायद उसका जो भी उसके कष्ट है वो दूर हो जाएंगे जी। अब जैसे कि रेमेडीज के द्वारा क्या हम प्रारब्ध भी काट सकते हैं? क्योंकि प्रारब्ध जो है वो तो पिछले जन्मों के कर्म है, और सुना मैंने ऐसा है, जितना भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कि प्रारब्ध जो है वो तो भोगने पड़ते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर हम रेमेडीज क्यों करें? एक क्वेश्चन आता है कि रेमेडीज क्यों करें? जो लिखा है वही होना है, तो व्हाई रेमेडीज? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इस बात को लेकर। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी कंफ्यूजन को दूर करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा प्रारब्ध ही है, हमारे कर्म ही हैं, जिसको हम भोगने के लिए इस जीवन में आए हैं। पिछले कई जन्मों के जो संचित कर्म हमारे हैं, यानी कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, उसी चीजों को हमें इस समय में, इस जीवन में भोगना है। और अब जो हम करेंगे, ये आगे चलकर हमारे संचित कर्म बनेंगे, या हमारा प्रारब्ध बनेगा, जिसको हम आगे चलकर भोगेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि इस कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म अब करोगे, तुम्हें बहुत जल्द वो चीजें रिजल्ट के रूप में सामने आएंगी। तो ये सीख देने के लिए कुछ कर्मों का फल हमें बहुत जल्दी तुरंत मिल जाता है, सीख देने के लिए कि ये गलत था जो आपने किया। लेकिन क्या वो पूरी तरह से कट जाएगा? नहीं, वो संचित होता रहेगा। आगे जन्म में, जब हम अगले जन्म में उन संचित कर्मों के बेसिस पर हमारा नया जन्म, अगला जन्म तय होगा कि हम क्या मनुष्य जीवन में आएंगे, या किसी पशु योनि में जाएंगे, या किसी जीव में जाएंगे, या पेड़ पौधे बनेंगे, या क्या बनेंगे, वो कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर हम मनुष्य बन गए तो हमारी फैमिली कैसी होगी, पेरेंट्स कैसे होंगे, उनका सपोर्ट होगा या नहीं होगा। एक एक ग्रह आपका एक एक रिश्ता बताता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, या उनका सुख जीवन में होगा ही नहीं। चंद्रमा अगर खराब है तो आपकी माता का सुख आपके पास नहीं होगा, या चाहकर भी उनकी सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। माँ तो माँ होती है, कैसी भी हो, लेकिन वो ममता से भरी होती है। लेकिन आपने बहुतों की कुंडलियों में देखा होगा, जब चंद्रमा खराब होता है ना, माँ की वजह से उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी, चाहे माँ चाहे या ना चाहे। ये चंद्रमा है।
अगर आपका मंगल खराब है तो आपके भाई के साथ प्रॉब्लम। तो ये सारे जो संचित कर्म है ना, हमारे जो प्रारब्ध है, उसके बेसिस पर अगली कुंडली तैयार होती है कि कौन सा ग्रह मजबूत और कौन सा कमजोर। उनकी रेमेडीज फिर हम एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। अच्छा, यहाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए भी एक चीज मुझे ऐड करनी पड़ेगी कि हर एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता। नेचर चुनती है आपको, यूनिवर्स चुनता है आपको कि आप डिजर्व करते हो, आप इसको सीखो और दुनिया की हेल्प करो। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे आपने बताया कि संचित कर्म होते हैं, उनका जो भी रिजल्ट यहाँ हम भोगते हैं, और आगे भी क्या कुंडली होगी वो भी हमारे इन कर्मों के आधार पर होगी, जो आने वाला जो हमारा समय होगा। ठीक है, ये भी है। और मृत्यु और जन्म भी कुंडली के हिसाब से पता चल सकता है? भी बिल्कुल पता चल सकता है। मृत्यु भी पता चल सकता है। अकाल मृत्यु अगर किसी की है तो वो कुंडली में दिख जाती है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक अटैक होता है, यहाँ पर 26 लोग मारे जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता था क्या होने वाला है। सबकी कुंडली होगी, सबने अपनी कुंडलियों के भाग्य होंगे, तो उस टाइम पर कुंडली कैसे काम करे? देखिए, अब जैसे हमने जो एक पिछला जो क्वेश्चन था ना आपका, ये उससे रिलेटेड ही है। हम जब रेमेडीज की बात करते हैं ना, कैसे रेमेडी फिर क्यों करें जब प्रारब्ध अगर हमें भोगना ही है तो। एक किसी को फांसी होने वाली होती है, उसका मतलब उसका जीवन वहीं पे खत्म है, अंत है उसका, फांसी हो गई। लेकिन अगर उसको राष्ट्रपति के पास हम जाते हैं, उनकी गुहार लगाते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है, इनको अभी माफी देते हैं, उसको माफी मिल जाएगी, सूल ही नहीं चढ़ेगा। तो वो सूल तक वो भी उस पे राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा उस सजा को कितना कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर किस चीज की बात आई, हम राष्ट्रपति के पास गए, हमने कोई सिफारिश करने की कोशिश की, हमने उनसे विनती की, हमने प्रार्थना की कि जी ऐसे ऐसे है, पीछे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, या इनसे किसी एक्सीडेंटली ये काम हो गया, तो उनको समझ में आया, ये पूरा क्रम चला, तब जाकर उन्होंने माफी दी। यही काम रेमेडीज करती हैं। हमने अपने किए का प्रायश्चित किया, उसको एक्सेप्ट किया कि जाने अनजाने मुझसे ये काम हुआ, लेकिन इस चीज का मुझे अफसोस है, इस चीज का रिपेंट मैं करती हूँ या करता हूँ, तो ये रेमेडीज है। वो चाहे मंत्र जाप के थ्रू हो, दान के थ्रू हो, या किसी की मदद करने के थ्रू हो, या मंदिर जाकर भगवान की शरण लेने के थ्रू हो। इन सब चीजों का जो मेन पर्पस है वो है यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अपने किए गए बुरे कर्मों की माफी मांगना, जिसको हमने रेमेडीज का नाम दे दिया। ये जो बड़ी बड़ी जो अलग पैसा लेने वाली जो ठगी वाली बात होती है ना, वो तो बात की बात आती है। मेन रेमेडीज होती हैं जो हमारा मेन पर्पस होता है कि ईश्वर से जोड़ना। ठीक है, ये रेमेडीज है। अब जो आपने पहलगाम की बात की, यहाँ पर समझिए कि उनकी भी कुंडली होगी, और उस कुंडली के अंदर ये आप अगर उनमें से किसी को कोई जानकारी अगर किसी की है, आप उनका डेट ऑफ बर्थ अगर आप ले सके, तो उनकी किसी न किसी की मार्केश की दशा जरूर होगी। 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, अगर इनमें से किसी की भी महादशा चल रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी का सूत्र आपको मैं बताती हूँ जो शायद ही कोई पॉडकास्ट में बताएगा। 8th और 11th हाउस, ये 2 हाउसेज ऐसे हैं, अगर इसका लॉर्ड किसी भी तरह से आपके लग्न के साथ या आपके चंद्रमा के साथ रिलेशन बना ले, ये अपनी महादशा या अंतरदशा में ऐसा करवाएगा ही करवाएगा। एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, सुसाइड कर ले कोई इंसान, अगर बुध खराब होगा तो, और या फिर उसका मर्डर हो, या कोई ऐसी चीजें जिसको हम अकाल मृत्यु में काउंट करते हैं। ठीक है, तो मतलब इन 26-27 जो भी लोग मतलब जिनको उस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, जी, उनकी सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा उनकी कुंडली में रहा होगा। जी, कुछ ना कुछ रहा होगा। और जो लोग बचे हैं, यहाँ पर भी अब आपको मैं कनेक्शन बताती हूँ, जो लोग बचे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि अकाल मृत्यु तक, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट तक वो पहुंचेंगे, और कोई ना कोई सपोर्ट उनको मिल जाएगी। यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि बहुत काम करती है। अगर आपके अष्टम भाव पर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, या आपके लग्न से या चंद्रमा से जुपिटर का रिश्ता है, तो ऐसे कष्ट आकर चले जाते हैं। अच्छा मैम, तो फिर यहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लो कभी कोई त्रासदी हो जाती है, कोई महामारी आ जाती है, कोई रोग फैल जाता है, जैसे कि अभी रिसेंट में 2020 के आसपास कोरोना गया। जी, 2025 में भी अलर्ट रहना है सबको। ये जो शनि वक्री हो रहे हैं ना, ये भी एक लेवल लाएंगे इस चीज का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या किसी भी ऐसे केस में आए जहाँ कुंडली भी काम ना करे? कभी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है जहाँ कुंडली भी काम नहीं करती। अगर आपके परिवार में, अगर आपके खुद के कर्म अच्छे या बुरे हैं, तो कुंडलियां फेल हो जाती हैं। जैसे इसको थोड़ा सा समझाइएगा। समझिए कि एक बच्चा बड़े अच्छे परिवार में पैदा हुआ है और बड़ी अच्छी कुंडली लेकर पैदा हुआ है। सब कहेंगे अरे भाई राजयोग है, ये तो अपने घर का ही बिजनेस संभालने वाला है, आगे तक पहुंचाने वाला है, ये और वो।
लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो जाए। कुंडली आप बहुत अच्छा कुछ कह रही हैं, लेकिन नहीं होता। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर आते हैं उस परिवार के कर्म। आपने कई बार सुना होगा ना, किसी की जमीन को हड़प लेना, किसी का पैसा मार लेना, खराब नियत का होना, अपने पितरों को कभी भी कोई दान पुण्य उनके नाम से ना करना, घर में कोई पूजा पाठ नहीं है, हम लोग के पास बहुत कुछ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जिस घर में ऐसा होगा वहां ये चीजें बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। उनके परिवार के जो बच्चे होंगे, आप उनको देखना, उनके ऊपर ये सब चीजें इसी प्रकार से काम करेंगी। कुंडली कितनी मर्जी अच्छी हो तो जरूरी नहीं कि संतान इतनी अच्छी निकलेगी। पितरों का सही होना, कुल देवी देवताओं का सही होना, अपने घर में थोड़े से नियम का पालन जरूर करना, कुत्ते, गाय, चींटी, इन सब की सेवा करना। अब बहुत ज्यादा लेवल पे मत करो, लेकिन पहली रोटी गाय के लिए निकालो, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालो। कोई भी एक, जब पूरे दिन भर में एक थोड़ा सा आटा या चीनी मिलाकर आप चींटियों के लिए डाल दो। इन्हीं चीजों से बहुत सी चीजें संवर जाती हैं इंसान की। और अगर आपके घर के पितृ खुश नहीं हैं, अगर आपके कुल देवी देवता आप उनको बिल्कुल पूजते नहीं हैं, तो कुंडली सब साइड हो जाती हैं, फिर उनका काम आ जाता है। यहीं पर आपने पितरों की बात करी, कुल देवताओं की बात करी। आजकल के मॉडर्न लाइफ में मैं बहुत से लोगों को ऐसा देखता हूँ जिन्हें पता ही नहीं है कुल देवी कुल देवता कौन से हैं। सेवा पानी तो दूर की बात है। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी, अगर किसी को पता भी है तो कुल देवी या देवता या घर के जो देवता जो होते हैं उनको पूजने का उनका स्थान क्या है, ये सारी चीजें। देखिए, कुल देवी, पहली बात हो ना, हर किसी को पता करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इस कुल का कौन देवी या देवता है। हो सके तो उनके मंदिर जाएं, बहुत ज्यादा बार नहीं जा सकते, साल में एक बार चले जाएं, 5 साल में एक बार चले जाएं, लेकिन उनको याद करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत दूर हैं, आप जा नहीं पाते, या आप अब्रॉड सेटल्ड हैं, या आपको पता ही नहीं है, आपको अपने कुल देवी के नाम से एक साड़ी और एक कोई भी वस्त्र, वो गमछा भी हो सकता है, और कुछ भी श्रृंगार सामग्री, और थोड़े से 11, 21, 51, 101 जो आपकी श्रद्धा बने वो रुपए दक्षिणा के रूप में रखें, और एक छोटा सा बताशे का पीस ही साथ में रख दें या बर्फी का पीस रख दें। ये सब सामग्री को अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, और जो भी मेरी देवी देवता, कुल देवी देवता जो भी हैं, जिनको मैं नहीं जानता अभी तक, आप मुझ पर कृपा करें कि एक तो मुझे अपना दर्शन दें, अपना ज्ञान दें कि कौन है, और आपके निमित्त, आपके लिए मैं ये थोड़ा सा जो सामग्री है ये आपके लिए मंदिर में दान कर रहा हूँ, और ये जाकर किसी भी सार्वजनिक मंदिर में आप दे दीजिए। ठीक है। एक पीपल का पत्ता अगर आप लेकर अपने तकिए के नीचे सो जाएंगे ना, उस पीपल के पत्ते को ये कहिए कि मुझे अपने कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी शरण में जाऊं, और वो मुझ पर अपनी कृपा करें, अपनी आशीर्वाद मुझे दें। तो उस पीपल के पत्ते को आप एक पीले रंग का कोई भी तिलक या उससे लिख दें, कुल देवी लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर आप सो जाएं। वो ही आपको बहुत चीजें ऐसी सपने में ही रास्ता बता देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाकर खोजना चाहिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, यहाँ पर तो आगे मंदिर की और रेमेडीज की बात जी। घर में भी तो एक स्थान होता है, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। बिल्कुल है जी। हाँ, तो एक आप जैसे ऑफ कैमरा मुझे वास्तु का कुछ बता रहे थे जी, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, घर में देवताओं का स्थान क्या होता है? देखिए, वैसे तो अगर हम देवताओं की बात करते हैं तो ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऐसी डायरेक्शन है जहां पर देवताओं का स्थान कहा गया। हर एक डायरेक्शन का वैसे अपना अपना एक देवता है। इवन हम भगवानों की जब बात करते हैं ना, उन देवी देवताओं की बात हम करते हैं कि यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर मार्स है, जो ग्रहों से रिलेटेड है, तो ये इनकी अलग डायरेक्शंस है। माँ लक्ष्मी की बात करेंगे तो उनकी अपनी डायरेक्शन है, भगवान विष्णु की, चंद्रमा की, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस है। लेकिन जब हम देवताओं की कुल मिलाकर बात करते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट आता है। ये जुपिटर की दिशा भी है, ये देवताओं की दिशा भी है, और ये धन के आने की दिशा भी है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसका कारण क्या है? और ये भी बता दे, अगर यहाँ है तो उस घर में किसी न किसी पर्सन को कैंसर जरूर होगा। जी, तो ये आजमाई हुई बात है। और इसके साथ में आपको नॉट ओनली कैंसर, एक और चीज मैं आपको एडिशनल आज बताऊंगी। नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं? बिकॉज जो वास्तु पुरुष हैं, इसका ये मस्तिष्क है, ये सर है उनका। और हम अगर अपने खुद के शरीर की बात करते हैं तो हेड ही तो है हमारा सब कुछ, जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? वो मस्तिष्क से, दिमाग से आती है। कुछ भी नए आइडियाज आने हैं, कुछ नया क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके माइंड का होना बहुत जरूरी है, और ये आपके घर में है नॉर्थ ईस्ट। केतु को हम बहुत हल्के में लेते हैं कई बार, जबकि नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद माइंड नहीं है, हेड नहीं है, क्योंकि वो राहु है। इसलिए केतु जब भी महादशा में आएगा ना, वो कभी भी पैसा पैसा नहीं करेगा,
राहु जब भी आएगा वो पैसा पैसा करेगा। तो मंदिर के घर में क्या दशा होनी चाहिए? मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, या तो मैं कहूंगी कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में भी ना बनाएं, नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन और हल्का रखिए। सबसे बेस्ट चीज स्पेस जो नॉर्थ ईस्ट का है। रही बात, हमने बात शुरू की थी नॉर्थ ईस्ट में और उससे रिलेटेड कैंसर की, तो यहाँ समझिएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की डायरेक्शन है, हमारे देवी देवताओं की डायरेक्शन है, सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन यही है। अगर यही खराब हो जाए, जहाँ पर नेगेटिविटी, अब टॉयलेट जब बात आती है तो ये फुल ऑफ नेगेटिविटी है ना। तो जहाँ अच्छी जगह पर अगर हम नेगेटिव चीज़ों को ही करते रहें कॉन्टिन्यूसली, वो टाइम बिंग भी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है, तो वो चीज़ों को खराब करेगा, हमारे आइडियाज़ को, थॉट्स को, नई चीज़ों को, सबको खराब करेगा। और यही वो डायरेक्शन है जो कि शरीर में रोग पैदा करने वाला भी है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे भी दूंगी जहाँ पर कैंसर नहीं हुआ, फिर लोग ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि अरे यहाँ पर तो देखो टॉयलेट है, हम तो 10-12 साल से रह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वास्तु विजिट्स पर जब हम जाते हैं ना, तो एक एक चीज को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं। मतलब घर जाके सारे विजिट करते थे? जी, विजिट करते हैं। कई लोग घर खरीदने से पहले हमसे विजिट करवाते हैं कि ये घर हम खरीदें या ना खरीदें, या जिन्होंने ऑलरेडी पहले खरीदा होता है तो वो अपने घर को सेट करवाने के लिए हमसे वास्तु करवाते हैं। इस डायरेक्शन में क्या रखें, इस डायरेक्शन में क्या रखें, बच्चों का कमरा कौन सा होना चाहिए और मास्टर बेडरूम कौन सा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उनको बताते हैं। तो एक घर में जब हम गए कि उनको परचेज करना था, तो वहाँ उस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम टॉयलेट बना हुआ है। मैंने उनको इशारा किया कि मैंने कहा मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर कट जाते हैं इसके, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्ट टॉयलेट होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, हम तो मैडम यहाँ पर ना 10-15 सालों से रह रहे हैं और हमें कोई कैंसर नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जी मैंने तो कैंसर का नाम ही नहीं लिया कि कैंसर ही होगा, जरूरी नहीं है। मैंने कहा सिंपल एक मेरा क्वेश्चन है, सिंपल उसका यस और नो में आंसर दे दीजिए। मैं कहा जी आपके घर की जो बेटियां हैं क्या वो सुखी हैं? तो बेटी की तरफ देखा क्योंकि वही थी बेटी, क्योंकि ससुराल में प्रॉब्लम्स चल रही थी जी, वहां तक इफेक्ट। यस, डिवोर्सी थी बेटी। मैंने सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था कि बस मुझे ये बताओ कि आपके घर की बेटियां सुखी हैं? नहीं। अगर कैंसर नहीं हुआ ना बाय एनी चांस, तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जरूर होगी जिसका लॉन्ग टाइम तक आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। कैंसर भी वैसा ही है, लंबी बीमारी, और ये प्रॉब्लम्स भी वैसी हैं। अगर बेटी छूटकर अपने ससुराल से घर में आकर बैठे तो क्या अच्छी बात है? अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कि वास्तु की बात कर रहे हैं तो वास्तु से रिलेटेड और भी कुछ है ना। मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि बताते हैं कि घर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और तो ये भी बताते हैं कि मंदिर होना चाहिए, पूजा स्थल होना चाहिए। क्या है इसके पीछे थोड़ा सा एक बार डाउट क्लियर करिए इसका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है घर के अंदर पूजा स्थान या मंदिर का होना तो मस्ट है, ये होना चाहिए। मुझसे जो लोग कंसल्ट करते हैं, अगर वो लोग देख रहे होंगे, मंदिर का स्थान मस्ट है जी। ठीक है। यहाँ पर मंदिर और पूजा स्थान को अलग अलग ना माने। पूजा कहाँ करते हैं आप? मतलब मंदिर में तो करेंगे। अगर घर के अंदर हमने गुंबद वाला मंदिर नहीं भी बन पाया बाई चांस, तो क्या हम पूजा करना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं ना। और मंदिर आई थिंक एक ही चीज है, नाम अलग अलग हो गए। मंदिर का क्या काम है? मूर्तियों को रखना, और वहां बैठ कर उनके सामने तो पूजा करेंगे, और पूजा जहाँ कर रहे हैं उसी को हमने पूजा स्थान कहा। अलग क्या है? ठीक है, मतलब आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मतलब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। उसका भी रीजन है। आप छोटी छोटी मूर्तियों को रखिए घर में, कोई भी समस्या नहीं है। मैं तो जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी देख रहे होंगे, वो कनेक्ट कर लेंगे इस चीज से। बिल्कुल, मेरा सबसे पहला और रेमेडी पार्ट में पहला पॉइंट होता है कि आपके घर में मंदिर है या नहीं है तो मंदिर को बनाइए। छोटा सा हो लेकिन आपके घर में मंदिर होना जरूरी है, जो पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है। देखा जाए तो परमात्मा हमारे अंदर ही है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही रूप है। अगर वो अंश जब अलग हो जाता है शरीर से तो मृत्यु हो जाती है। तो वही परमात्मा तो चला रहा है ना शरीर को, तो कहीं अलग नहीं है, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम इंसानी दिमाग हैं, जो मनुष्य का दिमाग है वो भटकता बहुत जल्दी है, माया में बहुत जल्दी आ जाता है। तो हमें मंत्र जाप अगर करना है या कुछ और भी ऐसे पूजा पाठ करने हैं, कुछ सूक्त हैं हमारे, कुछ मंत्र जाप करने हैं, तो हमारा मन टिकता नहीं है, वो एक जगह पर नहीं रुकेगा, वो भटकता रहेगा। उसके लिए हमें एक बिंदु चाहिए जिस पर हम कंसंट्रेट करें, और वो बिंदु हो सकता है मूर्तियाँ। बहुत सी जगहों पर आर्य समाज में आपने देखा होगा कि मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन क्या वो भगवान को नहीं मानते? ऐसा नहीं है, वो यज्ञ के थ्रू मानते हैं।
अगर हम सनातनी हम हैं, हम लोग अपनी बात करें तो हम मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान स्पेशली हमें कुछ दे देगा। ये जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको अलग से कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। सारा काम जो है ना वो आपके फेथ पर है, आप कितना मानते हैं, आपके भाव कैसे हैं, श्रद्धा कैसी है। आप कोई फोटो मत लगाओ, आप अपने बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड से भगवान को याद करो, 5 मिनट लगाओ, उनके साथ कनेक्ट करो। जो मैंने कहा ना आपको पहले भी कि रेमेडीज भी तो उसी से कनेक्ट करने के लिए होती हैं। तो आप मन से ध्यान कर सकते हो तो करो ना, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें मूर्ति उन लोगों के लिए जरूर चाहिए जो मन जिनका भटकता रहता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, इवन बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं, जो कथावाचक हैं, उनके भी जब क्वेश्चंस वो लोग लेते हैं तो बहुत सारे लोग मेल फीमेल्स पूछते हैं कि जी हम करना चाहते हैं पूजा, लेकिन हमारा मन बहुत भटकता है, हमें जम्हाइयाँ आने लग जाती हैं, हमें नींद आने लग जाती है, हमारा मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं। तो हमें जो कंसंट्रेशन है ना वो भगवान की मूर्ति हो जाती है। इसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं है। भगवान तो कण कण में मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा, हर नर में मिलेगा, हर मनुष्य में मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो भगवान की पूजा मंदिर में जाके करते हैं और दूसरी तरफ इसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट, उसको हर्ट कर दिया, उसका नुकसान कर दिया, उसके साथ चीटिंग कर दी। ये कर्म ही तो है। आप किसी के साथ छोटी सी चीटिंग कर रहे हैं, ये कर्म में आपके इंक्लूड हुआ ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो भी आपका कर्म है, वो भी इंक्लूड हो रहा है। आपको जहां जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया डर से, वो भी आपके कर्म में इंक्लूड होगा। गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है कि कर्म करो अपने, अच्छे बुरे कुछ भी होंगे उसका रिजल्ट मैं दूंगा। कोई आपसे संपर्क करता है तो आप मतलब जैसे कि आप उसको कितना कैसे समय देते हैं, या फिर उसके जो प्रेडिक्शन का भी एक तरीका होता है। मान लो जो आपको बाई फेस नहीं मिल पा रहा तो आप वीडियो कॉल के थ्रू या क्या क्या आपके जरिए जिस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं? कॉल पर, फोन पर बात होती है। अगर कोई चाहे, खासतौर से लेडीज को मैं प्रेफरेंस देती हूँ जरूर कि अगर वो वीडियो कॉल करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं। जेंट्स के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रेन इसलिए आ जाता है क्योंकि आज की डेट में आप देखो एकदम से बिलीव किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर जेन्युइन है तो आप बिल्कुल वीडियो कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना मैं बता दूं, क्योंकि हमने अपने स्टाफ को क्यों मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि जब हमने सोशल मीडिया को स्टार्ट किया तो जेन्युइन कॉल्स तो बड़ी कम थी, बट फेक कॉल या बीइंग अ लेडी देखकर कॉल्स ऐसी ज्यादा। हाँ, जहां पर लगता है कि जेन्युइन चीजें हैं, 1 से 2 बार आप हमसे बात कर चुके हैं, पता लग गया कि हाँ ये जेन्युइन केस है, तो आप वीडियो कॉल करिए, फोन पर बात करिए, कोई समस्या नहीं। तो काफी सारे डाउट मेरे क्लियर हुए। उम्मीद है जिसने भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपके भी बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया। और पूरी जनता का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगी कि इस पॉडकास्ट में अगर आपको कुछ भी चीजें जेन्युइन और अच्छी लगे तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं लोगों की जिंदगी में भी, इवन डेली बेसिस पर भी। और जो कई बार अफवाहें या वहम का नाम हम जिसको कह देते हैं, अंधविश्वास का नाम किसी को कह देते हैं, तो वो भी बहुत सी चीजों की क्लैरिटी आपको होगी कि एस्ट्रोलॉजी कोई फेक नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है। और कैसे ग्रह आपके ऊपर काम करते हैं, कब कब काम करते हैं, उनका ज्यादा इम्पैक्ट कब आता है, ये सब आपकी कुंडली आपको क्लियर बता देती है।